नमस्कार, मैं हूं रवीश कुमार। स्वागत करता हूं आज की बड़ी खबरों में जो आपके जानना बेहद जरूरी है। लेकिन वीडियो देखने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बता दें कि आप इसे कहां से देख रहे हैं। आज की पहली बड़ी खबर दिल्ली के प्रदूषण से जुड़ी है। दिवाली के अगले ही दिन यानी आज 21 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर की हवा बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद देर रात तक हुई आतिशबाजी और मौसमी हालात ने मिलकर राजधानी को एक बार फिर गैस चेंबर में तब्दील कर दिया है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद प्रदूषण की यह वापसी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि क्या नीतियां केवल कागजों पर ही सिमट कर रह गई हैं। भारत अमेरिका संबंधों में एक नया तनाव देखने को मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को रूसी तेल खरीदने पर भारी टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। विदेश मंत्रालय को अब इस कूटनीतिक दबाव का जवाब देना होगा, जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और विदेश नीति पर पड़ सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपनी 143 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, लेकिन इससे महागठबंधन के भीतर ही घमासान मच गया है। खबर है कि आरजेडी ने कम से कम 3 से 10 सीटों पर अपने सहयोगी कांग्रेस के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिए हैं, जिससे गठबंधन की एकता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम ने बिहार चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। जेएमएम ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस और आरजेडी ने राजनीतिक साजिश के तहत उन्हें दरकिनार कर दिया। इस फैसले से आदिवासी और सीमावर्ती इलाकों के वोटों का समीकरण बिगड़ सकता है, जिसका सीधा फायदा एनडीए को मिलने की आशंका है। बिहार चुनाव में बयानों का स्तर भी गिरता दिख रहा है। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने एक विवादास्पद बयान देते हुए कहा कि उन्हें नमक हरामों के वोट नहीं चाहिए। इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है और इसे चुनावी माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। चुनाव आयोग ने इस बयान पर संज्ञान लेने की बात कही है। उधर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। कुशवाहा ने महागठबंधन के दावों को खोखला बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जमीन पर अपनी पकड़ खो चुके हैं। बिहार चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है और असली मुद्दों की जगह व्यक्तिगत हमले लेते जा रहे हैं। बिहार में एनडीए और महागठबंधन दोनों ही महिला मतदाताओं को लुभाने पर खास ध्यान दे रहे हैं। दोनों गठबंधनों ने अपने घोषणा पत्रों में महिलाओं के लिए विशेष वादों को शामिल किया है, जिसमें आरक्षण से लेकर वित्तीय सहायता तक शामिल है। यह दिखाता है कि बिहार की राजनीति में महिला वोटर एक निर्णायक शक्ति बन चुकी है और कोई भी दल उनकी उपेक्षा करने का जोखिम नहीं उठा सकता। अब खबर देश की राजधानी दिल्ली की राजनीति से। दिल्ली में भाजपा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल से फैसले लेने के मुद्दे पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। भाजपा का आरोप है कि जेल से सरकार चलाना असंवैधानिक है और इससे प्रशासनिक काम ठप पड़ गए हैं। यह राजनीतिक गतिरोध दिल्ली के शासन के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरा है। कांग्रेस पार्टी एक नए विवाद में घिर गई है। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां का एक कथित एआई निर्मित वीडियो जारी करने के आरोप में कांग्रेस के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। भाजपा ने इसे निम्न स्तरीय राजनीति करार दिया है। यह घटना दिखाती है कि 2025 के चुनाव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीपफेक एक नए राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के गुटों के बीच बयानबाजी फिर से तेज हो गई है। यह रार ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी लोकसभा उपचुनावों की तैयारी कर रही है, जिससे पार्टी की जमीनी पकड़ कमजोर होने का खतरा बढ़ गया है। कर्नाटक की राजनीति में भी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भाजपा के उन आरोपों को खारिज कर दिया है जिनमें कहा गया था कि बिहार चुनाव के लिए कर्नाटक से फंड जुटाया जा रहा है।
शिव कुमार ने भाजपा से इन आरोपों के सबूत पेश करने की चुनौती दी है, जिससे राज्य की राजनीति गर्मा गई है। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। बड़गाम विधानसभा उपचुनाव के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और भाजपा के उम्मीदवारों ने आज अपना नामांकन दाखिल किया। अनुच्छेद 370 हटने के बाद हो रहे इन चुनावों को कश्मीर घाटी में लोकतंत्र की बहाली के लिए एक अहम कदम माना जा रहा है, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। उत्तराखंड के होटलों से एक चिंताजनक खबर सामने आ रही है। आरोप है कि लव जिहाद के डर से कई होटल अंतरधार्मिक जोड़ों को कमरे देने से इनकार कर रहे हैं। यह सामाजिक ध्रुवीकरण का एक गंभीर संकेत है, जो राज्य में पर्यटन और सामाजिक ताने बाने दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। स्थानीय प्रशासन फिलहाल इन खबरों पर चुप्पी साधे हुए है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बड़ा वैचारिक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीयों ने संस्कृति का प्रसार किया, लेकिन किसी देश पर विजय प्राप्त नहीं की या किसी का धर्म परिवर्तन नहीं कराया। इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं, खासकर तब जब देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बहस तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दिवाली सरहद पर नहीं बल्कि स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत पर मनाई। इस मौके पर उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सराहना करते हुए सशस्त्र बलों की एकता को सलाम किया। प्रधानमंत्री का यह कदम रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और सेना के मनोबल को बढ़ाने के संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भी दिवाली नियंत्रण रेखा लोकियों पर अग्रिम चौकियों पर सैनिकों के साथ मनाई। उन्होंने सेना की परिचालन तत्परता की समीक्षा की और कहा कि सेना किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये दौरा सीमा पर तनाव के बीच सेना का हौसला बढ़ाने वाला है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले आज लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए गए। इन बिलों में डेटा सुरक्षा और दूरसंचार से जुड़े अहम प्रावधान शामिल हैं। हालांकि विपक्ष ने इन बिलों को जल्दबाजी में पेश करने का आरोप लगाते हुए सदन में विरोध प्रदर्शन किया और बिलों की प्रतियां फाड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिवाली के मौके पर कारसफक्रम में एक दिवाली मिलन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने अपने संदेश में समाज के हर तबके को जोड़ने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद भाजपा की सामाजिक समरसता की रणनीति के एक हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक सकारात्मक खबर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE के आंकड़ों के मुताबिक भारत तेजी से सेवा निर्यात सर्विसेज एक्सपोर्ट्स के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह वृद्धि भारत के बढ़ते तकनीकी कौशल और वैश्विक बाजार में मजबूत होती पकड़ को दर्शाती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार के लिए अच्छा संकेत है। कॉरपोरेट जगत से एक परेशान करने वाली खबर है। ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ एक कर्मचारी की आत्महत्या के मामले में केस दर्ज किया गया है। मृतक ने कथित तौर पर अपने सुसाइड नोट में कंपनी के भीतर दबाव और उत्पीड़न का जिक्र किया था, जिसने कॉरपोरेट गवर्नेंस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में पुलिस ने चुनाव से पहले अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने देसी कट्टे और पिस्टल के साथ 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। प्रशासन का कहना है कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ यह अभियान जारी रहेगा। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक नए निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की चेतावनी जारी की है। इसके प्रभाव से अगले 3 दिनों तक ओडिशा के तटीय इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। राज्य सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF को हाई अलर्ट पर रखा है और मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी की संभावना जताई गई है। मौसम में इस बदलाव से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। वहीं दक्षिण और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में भी चक्रवाती हवाओं के कारण तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर, यमन तट के पास एक जलते हुए LPG टैंकर से 23 भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बचा लिया गया है।
भारतीय नौसेना ने समय पर कार्रवाई करते हुए इन सभी को सुरक्षित निकाला। यह ऑपरेशन हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की मानवीय सहायता और आपदा राहत क्षमताओं को दर्शाता है। और आज की 25वीं खबर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी अगले 24 से 48 घंटों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में भी तूफान के साथ बारिश का अनुमान है, जिससे किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका बढ़ गई है।